सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा को कौन कौन सी की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर एनक्वास के चेकलिस्ट के अनुसार, और वो उनके वर्किंग से भी रिलेटेड रहता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो ट्रेनिंग आशा, एएनएम, सीएचओ को दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उसके अगेंस्ट उनकी नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, उस स्किल्स को हम कैसे कैसे असेस करेंगे, और अगर उनकी स्किल्स में कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे ट्रेनिंग करेंगे गैप आइडेंटिफाई करके। तो ये सब सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनक्वास के C2 स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। इसमें आपके 7-8 चेक पॉइंट्स हैं C2 स्टैंडर्ड में, तो इससे सारे आपके चेक पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। चेक पॉइंट के साथ साथ आपका इसका इम्पैक्ट पूरे चेकलिस्ट पे पड़ेगा, खासकर आपका एरिया ऑफ कंसर्न ई, एरिया ऑफ कंसर्न जी और एरिया ऑफ कंसर्न एफ, जिसमें स्टाफ की ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स है। तो अगर इसे हम पूरा कर लेते हैं तो आपके इफेक्ट का नाम है आपके 70-80% चेक पॉइंट्स पर डायरेक्ट पड़ेगा। इसी स्टाफ के नॉलेज का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उनका नॉलेज क्या क्या है उसकी भी एक असेसमेंट हो जाएगा, और स्टाफ की दक्षता जिसे स्किल्स कहते हैं वो भी पता चल जाएगा। और अगर किसी स्किल्स या किसी ट्रेनिंग के विषय में अगर नॉलेज नहीं है तो उसके विषय में वो आप किसी के थ्रू या जैसे भी अपना एक बार डिस्कस कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे, तो वो चेक पॉइंट भी पूरा हो जाएगा यहाँ पर, और इनको सर्टिफिकेशन कराने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये एनक्वास के चेकलिस्ट के अनुसार ये पूरी समरी है कि सीएचओ को कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एएनएम या एमपीडब्ल्यू को कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आशा की कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें से आप देखेंगे कि 60-70% ऐसे ट्रेनिंग्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग के, जो सीएचओ, एएनएम, आशा, इन तीनों लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। तो हम एक कॉमनली इसको एक बार डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें आप लोग चेक कर लीजिए किस किस ट्रेनिंग के विषय में आपको नॉलेज है या उसके अनुसार आप लोग वर्क कर रहे हो। अगर नहीं नॉलेज है तो उसके विषय में आप नॉलेज ले लें अपने संबंधित रिलेटेड पर्सन से। सीएचओ के लिए जो एज पर एनक्वास चेकलिस्ट या उनके वर्क के अनुसार जो जानकारी होना चाहिए, उसमें पेशेंट राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ग्रीवांस रिट्रेसल मतलब कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम 104 का यूज करते हैं कंप्लेंट करने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आग लग जाती है तो उसे हम कैसे बुझाना चाहिए। 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ, जो सीएचओ 6 मंथ का प्रोग्राम किए हैं उनका वो ट्रेनिंग। 3 days IT training including telemedicine, 5 to 7 days supplementary training on new health program, refresher training, basic physiotherapy, eat right toolkit, 7 hour of medication। 7 hour का हमने वीडियो भी डाला है, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको दिखेगा। रिकॉर्ड कीपिंग, सस्पेक्टेड केस ऑफ एमएलसी तो आपके यहाँ होता नहीं, लेकिन सस्पेक्टेड केस जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिफर ऑफ डिजीज, ये तो जनरली आप लोग को आइडिया रहता है। ऑप्थेल्मिक, ENT, ओरल हेल्थ, मेंटल, जितने पैकेज के प्रोग्राम हैं उनके स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। फिर क्लिनिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग, क्लिनिकल इक्विपमेंट कैसे रखना है, जैसे आपके क्लिनिकल इक्विपमेंट स्टेथोस्कोप, BP मशीन, कार्डियक मॉनिटर अगर रहता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, वार्मर, फोटोथेरेपी, ऑटोक्लेव, OT मशीन, ETC, इसमें से जो आपके यहाँ मशीन यूज करते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, जानकारी तो होनी चाहिए। बाकी आपके पास जो मशीन है तो उसको प्रॉपर हैंडलिंग आना चाहिए आपको। एडवर्स इवेंट, नीडल स्टिक इंजरी, चाइल्ड स्वीपिंग, मतलब अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसमें क्या करना है। पेशेंट फॉल, अगर पेशेंट कोई गिर जाता है। मेडिकेशन एरर, रोडेड, मतलब उनको बच्चा पेशेंट ना गिरे इसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो सबके लिए ज़रूरी है, जिसमें सेल्फ मेडिकेशन, हेल्थ चेकअप, अपना हेल्थ चेकअप होना चाहिए। स्पिल मैनेजमेंट, यूनिडायरेक्शनल मॉपिंग सबको आना चाहिए। 0.5% एंड 1% क्लोरीन हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन प्रिपरेशन। वेस्ट मैनेजमेंट, मोमेंट ऑफ हैंड वाशिंग, यूज ऑफ पीपीई किट कैसे पहनना है, उतारना है। एल्बो लेंथ ग्लव्स कैसे यूज करना है। डिसास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई डिसास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा आ जाती है
तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है, वार्ड कंपोनेंट, ये तो आपके लिए ज़रूरी नहीं, फिर भी जानकारी रहना चाहिए। वर्क प्लेस मैनेजमेंट 5 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चेकलिस्ट में भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे रखते हैं। ई में आप देखेंगे, ई सेक्शन में एरिया ऑफ कंसर्न ई में फायर मॉक ड्रिल, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वो करना है, इमरजेंसी कोड, अलग अलग डिसास्टर में कौन कौन से इमरजेंसी कोड यूज होते हैं, यूज अप ई टेट फॉर्म, ट्राइएज अप पेशेंट को आप ट्रेजिंग कैसे करते हैं उनके सीवियरिटी के आधार पर, ALS BLS CPR के तो अच्छे अच्छे वीडियो हैं आपके यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। डिपार्टमेंटल इनक्वास्ट चेकलिस्ट, जो इनक्वास्ट चेकलिस्ट है उसके विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे कैसे उसे हम कैसे डिफाइन है वो। डिपार्टमेंटल SOP या वर्क इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ CSS PSS कैसे निकालना है, कैसे करना है, कितना सैंपल कॉपी लेनी है, क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी टूल्स एज पर अप्लीकेबल। आपके चेकलिस्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वालिटी टूल की यूज बताया गया है, फिशबोन को बताया गया है, तो आप उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। केयर ऑफ हाई रिस्क एंड वल्नरेबल पेशेंट, हाई रिस्क और वल्नरेबल पेशेंट को कैसे केयर करना है। हाई रिस्क मतलब जो सीरियस होते हैं, जो फिजिकली सीरियस होते हैं, जैसे आपके HRP के होके हाइपरटेंशन, अगर ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है, शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ। अब वल्नरेबल पेशेंट ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग पेशेंट होते हैं, जैसे कोई लावारिस हुआ या कोई आपका डिसेबल्ड पेशेंट है, ये सब वल्नरेबल पेशेंट होते हैं। तो CHO को ये बेसिक ट्रेनिंग रहनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। ANM की जो बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, 4 to 5 डेज ट्रेनिंग, ICD इंसर्शन, NSSK HBNC सुपरविजन, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, 21 डेज SBA ट्रेनिंग, 3 डेज ट्रेनिंग ऑन NCD, 3 डेज ट्रेनिंग ऑन रिपोर्टिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन यूजिंग द डिजिटल application, basic nursing care training, ASA 8 days induction training, 20 days training on the module, 7 days, 5 days NCD module, refresher training, basic nursing care, physiotherapy, ANC care, counseling, regular follow up, investigation, danger sign, nutrition etc, HRP detection, refer, delivery procedure if the first, second, third stage labor, dose of oxytocin, emergency management, TTC, PNC care, infant and mother care, danger sign of baby and mother, referral, emergency management, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो आप रेगुलर करते हैं ना, चिल्ड्रन केयर, डायरिया, फीवर, इन्फेक्शन, मेल न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, एडोलसेंट काउंसलिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कि नीचे जितने हैं वो तो CHO को भी डिफाइन किया जा चुका है। तो ये सब बेसिक ट्रेनिंग ANM का होना चाहिए। जहाँ MPW है उनको भी मल्टीपर्पज़ वर्कर का ये सब ट्रेनिंग होनी चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग है और जनरली सब ट्रेनिंग हुआ रहता है सबका। अब हम आशा की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 8 डेज इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग सेंटर पर होता है, करीब कोई ईयरली होता है। 20 डेज ट्रेनिंग ऑन द मॉड्यूल 6, 7, 5 डेज NCD मॉड्यूल, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, बेसिक नर्सिंग केयर एंड फिजियोथेरेपी, एडवर्स इवेंट, नीडलिस्टिक इंजरी। तो ये सब एज इट इज़ क्या नाम है जो CHO और ANM के लिए ये सब है, नीडलिस्टिक, चाइल्ड स्वीपिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, तो एज इट इज़ वो है जो ANM CHO का। तो इस तरह से CHO ANM आशा की ये सब बेसिक ट्रेनिंग हैं, जो कि जनरली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से या आपके मंडल लेवल से या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर ये सब ट्रेनिंगें करीब करीब सभी की हुई रहती हैं। एक आध नहीं हुआ रहता है, नहीं तो बेसिकली सारी ट्रेनिंगें सबकी हुई रहती है। और सारी ट्रेनिंगों का कहीं ना कहीं चेक पॉइंट में जिक्र है, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए इन लोगों का। एक बार रिफ्रेश कर लें अपने आप को, और इस ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट भी आपके पास उपलब्ध हों। अब जैसा कि अभी डिस्कस हुआ है कि CHO ANM आशा की करीब करीब 90% ट्रेनिंगें हुई रहती हैं कहीं ना कहीं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या आपके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर। तो उसमें आपको अब ये कंपाइल करने के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंगें हुई हैं, इसके लिए ये फॉर्मेट अवेलेबल है आप लोगों के पास। इसमें नेम ऑफ ट्रेनिंग लिखना है, एक स्टाफ के लिए एक फॉर्मेट रहेगा। जैसे CHO है ना, मैं आशा था, अलग अलग स्टाफ के लिए अलग रहेगा। स्टाफ का नाम लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, कौन सी ट्रेनिंग हुआ है, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग
कहाँ पर हुआ है, ब्लॉक पर या आपके डिस्ट्रिक्ट पर या आपके क्या नाम है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर। डेट ऑफ ट्रेनिंग अगर याद है ठीक है, नहीं तो मंथ लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जैक्ट डेट याद है तो बहुत बढ़िया है। सर्टिफिकेट इशू, इसमें यस नो लिखना, अगर सर्टिफिकेट इशू है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिख देना। रिमार्क में कुछ लिखना हो तो लिखना है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जितनी ट्रेनिंगें हैं वो ट्रेनिंगें कहीं ना कहीं हुई हैं आपकी। अगर सर्टिफिकेट मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप नो लिख दीजिएगा। और डेट ऑफ ट्रेनिंग आपको एग्जैक्ट याद है ठीक है, नहीं तो मंथ लिख दीजिएगा, ईयर लिख दीजिए, जो भी है अपना इसको कर लेंगे तो आपका एक कंपाइल हो जाएगा। इससे आप ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंगें हुई हैं ये आपको जानकारी हो जाएगी। इसे आप क्या नाम अपने मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से, एमआईसी से या सुपरिटेंडेंट से आप इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। तो एक समझ लीजिए आपका एक रिज्यूम टाइप का हो जाएगा। और एनक्वास के सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी वैल्यूबल है, काफ़ी इसका रोल है और इससे काफ़ी चेक पॉइंट भी कवर होते हैं। जैसा कि आगे डिस्कस हो चुका है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें ज़्यादातर आपका C3 में है कि स्टाफ की कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट उसको उसकी स्किल्स डेवलपमेंट या स्किल का असेसमेंट या इवैल्यूएशन के रिलेटेड चेक पॉइंट भी आपके C3 में है। तो अब हम अभी तक तो ट्रेनिंग का डिटेल देखें कि ट्रेनिंग कौन कौन सी होनी चाहिए, स्टाफ को उसकी समरी या उसका रिज्यूम कैसे बनाना है। अब आगे जो C3.1 के 3 चेक पॉइंट्स हैं, C3.1 में 3 चेक पॉइंट हैं। तो उसमें दिया गया है कि स्टाफ की स्किल डेवलपमेंट या स्किल नॉलेज या कंपटीशन असेसमेंट या आप ऑन साइट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्म डेवलप है। फॉर्म में CHO ANM के लिए अलग अलग है। इसमें ये आपको आपके ब्लॉक एमओ के द्वारा ही कराया जाएगा। आज जिले स्तर के अगर ACMO आते हैं तो उनके द्वारा ये स्किल असेसमेंट या कंपटीशन असेसमेंट या नीड असेसमेंट किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग के नाम है, अगर ट्रेनिंग की नॉलेज है तो एवरेज नॉलेज है तो एवरेज पर टिक, गुड है तो अच्छा है तो अच्छा, और एक्सलेंट है तो उस पर टिक करेंगे। और जिसके विषय में एवरेज या गुड नॉलेज है तो उसके विषय में और जानकारी ऑन साइट ही उसके विषय में नॉलेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि स्टाफ पूरी तरह स्किल्ड हो अपने वर्क में। तो इसी तरह से क्या नाम है ANM का भी है। ANM को भी इसी तरह से उनका भी कंपटीशन असेसमेंट के लिए या नीड असेसमेंट के लिए इस तरह से फॉर्म डेवलप है। तो उनका भी ब्लॉक एमओ द्वारा या एडिशनल CMO अगर कोई आते हैं या सक्षम अधिकारी आते हैं तो वो इस तरह से उनका स्किल नॉलेज या स्किल असेसमेंट करेंगे। उसमें जहाँ भी गैप होगा एक्शन प्लान, इसमें देखिए C3 के तीसरे चेक पॉइंट में लिखा हुआ कि अगर कोई गैप रहता है, अगर वो नॉलेज नहीं रहती पार्टिकुलर ट्रेनिंग के विषय में तो वो रिलेटेड अधिकारी उसके विषय में ट्रेनिंग देंगे ताकि स्टाफ पूरी तरह स्किल्ड हो जाए अपने वर्क के प्रति। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका कौन कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उनके डेली वर्क के लिए भी। एनक्वास के चेकलिस्ट में भी वो काम आता है। प्लस उसकी समरी कौन कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि फिर स्टाफ वाइज ट्रेनिंग की समरी कौन कौन से स्टाफ ने कौन कौन सी ट्रेनिंग कहाँ से ली है, ताकि एक पता चले कि कौन कौन से स्टाफ ने क्या क्या ट्रेनिंग लिया है क्या नहीं लिया है, उस पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने के लिए। फिर उसके बाद उनका स्किल डेवलपमेंट या स्किल असेसमेंट के लिए CHO ANM का अलग अलग फॉर्म डेवलप है। उस पर सक्षम अधिकारी ब्लॉक MOIC या आपका जिले लेवल के कोई अधिकारी ये असेसमेंट करते हैं। कम से कम साल में तो एक बार, मिनिमम एक बार होना चाहिए, ताकि स्टाफ का एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हो जाए और जिस सब्जेक्ट पर उसको नॉलेज कम है उसके प्रति उनकी ट्रेनिंग हो जाए। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग का डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टाफ का एक तो ट्रेनिंग डिटेल पता चल जाएगा, प्लस उनकी दक्षता भी, स्किल भी डेवलप हो जाएगा। तो और एनक्वास के लगभग बहुत सारे चेक पॉइंट इससे कंप्लीट हो जाएंगे। खासकर जहाँ पर स्टाफ इंटरव्यू SI है, ये ऐसे आप देखेंगे 50-60% चेक पॉइंट SI से रिलेटेड है। तो अगर ये पोर्शन हम ठीक से अगर C3 कर ले रहे हैं, C3 जो कि स्टाफ के नॉलेज के ऊपर है, उनके जानकारी के ऊपर है, क्या उनका स्किल है, तो हम 50-60% चेक पॉइंट तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवेलेबल है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए और कर लेना चाहिए। और जो भी जिस
सब्जेक्ट पर नॉलेज कम हो उसके विषय में सक्षम रिलेटेड ऑफिसर से उसके विषय में नॉलेज ले लेना चाहिए, ताकि आपका इनका सर्टिफिकेशन काफ़ी ईजी हो जाए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों के वर्क को आसान करने के लिए भेजते रहते हैं। तो आप अगर इसे सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में जो भी वीडियो मैं भेजता हूँ ईजी वे में आता रहेगा, जिससे आपको इनका सर्टिफिकेशन कराने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।